सभी मीडिया के साथियों का यहाँ हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के दफ्तर में बहुत बहुत स्वागत है। आज आपके बीच में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव बाबा जितेंद्र सिंह जी, जो पूर्व केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं और असम के इस समय इंचार्ज हैं, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, प्रेस वार्ता करने के लिए आपके बीच में आए हैं। और मुद्दा आप सभी को पता है कि पिछले दिनों नेशनल हेरिटेज केस के मामले में जिस तरह से मोदी सरकार ने एक ऐसा पूरे देश के अंदर तंत्र छेड़ा जिसका ज्ञान आप सभी को, उसके बारे में विस्तृत जानकारी देने के लिए हमारे बीच में बाबा जितेंद्र सिंह जी हैं। मेरे भाई और आपको पता है रामकिशन जी एक्टिंग प्रेसिडेंट हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के, चांदवीर हुड्डा जी हैं, केवल ढींगरा जी हैं। तो अब मैं बाबा जितेंद्र सिंह जी से कहूँगा कि वो प्रेस को आप एड्रेस करेंगे और अपनी बात रखें। धन्यवाद। आज की बहुत अहम प्रेस वार्ता में विराजमान हमारे चंडीगढ़ के पीसीसी प्रेसिडेंट लकी साहब, हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष सम्माननीय रामकिशन जी साहब, सम्माननीय ढींगरा साहब विराजमान हैं, कांजी हुड्डा साहब विराजमान हैं और सभी मेरे आदरणीय प्रेस के साथीगण। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत अहम है और इसलिए अहम है कि आज हमारे लोकतंत्र के ऊपर जो आक्रमण हो रहा है, हमारा जो संविधान है इसके ऊपर जो आक्रमण हो रहा है, हमारे लोकतंत्र के स्तंभ, चाहे वो कार्यपालिका हो, विधायिका हो, न्यायपालिका हो और प्रेस और मीडिया हो, इन सबों पर आक्रमण हो रहा है। जहां तक कार्यपालिका की बात है तो जिस तरह से अफसर, जिस तरह से जो सरकारी मशीनरी है उसका दुरुपयोग हुआ, ये आपके सामने है। विधायिका के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर, विधानसभा के अंदर जिस तरह का मन चाहे वैसा ही बिल पास कर लेते हैं, नियम बना देते हैं। जैसे हमने देखा कि किस तरह से 3 काले कानून ये लेके आए, इसकी प्रयास किया। और मीडिया के ऊपर तो मुझे ज़्यादा कहने की जरूरत नहीं है, आप खुद महसूस कर रहे होंगे कि शायद इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद भी आपके पास, कुछ लोगों के पास फ़ोन आ सकते हैं, आपके ऊपर भी जो दबाव पूरे देश के अंदर, जो बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं जिनने मीडिया हाउसेस को खरीद रखा है, वो कंट्रोल करते हैं। लेकिन बहुत दुख की बात है और शर्म की बात है कि जिस तरह से हाल में निशिकांत दुबे जो सांसद महोदय हैं, उनने हमारे न्यायपालिका के ऊपर, जिसके ऊपर पूरे देश को विश्वास है और एक ही स्तंभ बचा हुआ है जिसकी तरफ पूरा देश देख रहा है, इस कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए, उसके ऊपर जिस तरह की वो टिप्पणी करते हैं, चीफ जस्टिस के ऊपर टिप्पणी करते हैं, ये बहुत शर्म की बात है। और वो ही नहीं अकेले, लेकिन उनके साथ साथ उन्हीं की आवाज के अंदर महामहिम उपराष्ट्रपति जी भी टिप्पणी करते हैं कि उनको शोभा नहीं देता है। आज बहुत ही एक विकट जिस तरह से ईडी और सीबीआई और जो उनकी पूरी अलग अलग मशीनरी है, इनकम टैक्स है, जो डिपार्टमेंट बने हुए हैं, इनके भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं। कोई भी ऑपोजिशन का, विपक्ष का नेता हो, उसके पीछे पड़ जाते हैं। वॉशिंग मशीन चला रखी है, विपक्ष के अंदर कोई व्यक्ति हो उसके ऊपर आप कार्रवाई करिए, उसको बात करिए कि वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करे और फिर वो वॉशिंग मशीन में बिल्कुल साफ होकर निकल के आ जाता है। और हमने देखे हैं कि मैं असम का प्रभारी हूं, वहां के मुख्यमंत्री हैं हिमंता बिस्वा शर्मा, जिसके ऊपर लुइस बर्जर का
केस दर्ज हुआ था, सीबीआई ने केस दर्ज किया था। उसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने किताब निकाली, पूरी कोई 200 पेज की किताब निकाली। लेकिन जब वो भारतीय जनता पार्टी की पार्टी में आ गए वापस, तो वो उनको मुख्यमंत्री बना दिया जाता है और सारे के सारे केसेस खत्म कर दिए जाते हैं। ऐसा ही उदाहरण के अंदर अशोक चव्हाण जी, जो डिफेंस की जमीन के ऊपर एक सीबीआई का बहुत सीरियस मामला चल रहा था, वो भी अब राज्यसभा सांसद बने हुए हैं, उनके ऊपर भी कोई कार्रवाई नहीं। बीएस येडियुरप्पा जी, हम सब भूल रहे हैं रेड्डी ब्रदर्स का क्या हुआ, शिवराज सिंह चौहान व्यापम, कितने लोग की हत्या हुई, उनका क्या हुआ, और ये लिस्ट चलती रही, ये बहुत लंबी लिस्ट है। तो आपके माध्यम से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, सीबीआई और जितनी भी एजेंसीज हैं, इन एजेंसीज का दुरुपयोग करते हुए ऑपोजिशन पार्टीज के ऊपर, विपक्षी पार्टियों के नेताओं के ऊपर डराने का, धमकाने का उनको केस चल रहा है। और ये भी मैं आपको एक आंकड़ा देना चाहूंगा आज कि 5,200 से ज्यादा केस ईडी ने पीई के द्वारा यह केस दायर कर दिए, लेकिन सिर्फ 40 के करीब केसेस के ऊपर फाइनल के ऊपर कन्विक्शन हो पाया। तो उसके 1% भी नहीं, 0.8% कन्विक्शन रेट है ईडी की। तो ईडी का इस्तेमाल सिर्फ डराने और धमकाने में होता है। भारतीय जनता पार्टी ने, आरएसएस ने, उनके और भी संगठनों ने हर शहर में, हर जिले में, हर स्टेट कैपिटल के अंदर बड़े बड़े ऑफिसेज बनाए, 5 स्टार होटल जैसे बने हुए हैं। हर जिले के अंदर 10-10, 20-20 करोड़ रुपए के इनने ऑफिस बनाए हैं। वो पैसा कहां से आ रहा है? लगभग 7,000 करोड़ से ज्यादा पैसा इनने खर्च करा है अपने ऑफिसेज बनाने के लिए, जो 5 स्टार होटल से कम नहीं है। क्या ईडी उधर की तरफ नहीं देख रही है? क्या सीबीआई नहीं पूछ रही है कि वो पैसा कहां से आया है? और एक तरफ है हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी, जो इस गरीब की, मजदूर की आवाज होकर लोकसभा के अंदर और लोकसभा के बाहर मोदी जी के और भारतीय जनता पार्टी के नेता से आर पार की आंखों में आंखें देखकर लड़ाई लड़ रहे हैं, किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं। और हाल ही में आपने देखा कि उनके और कांग्रेस पार्टी के हमारे शीर्ष नेताओं के ऊपर ईडी ने केस दर्ज कर दिया। अब आप देखिए उस केस के ऊपर सबसे पहला तो ईडी ने केस दर्ज किया, और किस धाराओं के अंदर करा, वो है आपका जो ईडी जो भी केस दर्ज करती है वो डिस्प्रोप्रिएट ऑफ एसेट्स का करती है, कि कैसे पैसा लेन हुआ, देन हुआ, कितना पैसा मिला, कितना पैसा गया, वो पैसा कहां गया। तो ये केस के अंदर जो नेशनल हेराल्ड का केस है, उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको जानकारी देना चाहूंगा कि हेराल्ड 1937 में जब देश आजादी की लड़ाई लड़ रहा था, नेहरू जी, उनके साथ साथ पुरुषोत्तम दास टंडन साहब, आचार्य नरेंद्र देव जी जो स्वतंत्र सेनानी हैं, उनने एक अखबार, नेशनल हेराल्ड इंग्लिश का अखबार, नवजीवन हिंदी का अखबार और कौमी एकता हमारा एक और अखबार उनने शुरुआत की, क्योंकि वो एक जनता को एक मैसेज देना चाहते थे, जनता की आवाज स्वतंत्रता के लिए उठाना चाहते थे, और उसको अंग्रेजों ने बैन भी कर दिया। उसकी वहां से शुरुआत होती है। और उस अखबार
को चलते चलते उसने पूरा अंग्रेजों के खिलाफ इस देश को एक करने में जो देश के अंदर स्वतंत्रता की जो बात हो रही है, स्वतंत्रता के लिए जो लड़ाई लड़ी जा रही है, उसके लिए उसने पूरे देश के अंदर प्रचार करा। 1945 के अंदर वो बैन, 1945 तक वो बैन रहा अखबार। और ये जो अखबार था, ये तीनों जो अखबार थे, AJL एसोसिएट जर्नल लिमिटेड, एक कंपनी द्वारा 1937 में इसकी स्थापना हुई थी, इस कंपनी की। और आज इसके ऊपर बहुत सारी चर्चाएं हो रही हैं, लेकिन मैं आपके माध्यम से आपके सामने बताना चाहता हूं कि इसकी पूरी हकीकत कहां से इसकी शुरुआत हुई है और कहां तक आज का समय आज सामने आया है। तो इसके ऊपर AJL के पास 6 प्रॉपर्टीज हैं, पंचकुला में, दिल्ली में, मुंबई में, लखनऊ में, पटना में और इंदौर में। सिर्फ लखनऊ की प्रॉपर्टी के अलावा जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं वो लीज की प्रॉपर्टीज हैं, उसको आप बेचान नहीं करना सकते हैं, उसके ऊपर आप कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते, सिर्फ लीज, अखबार चलाने के लिए लीज की मिली हुई है प्रॉपर्टी 1937 से। उसके साथ साथ मैं ये भी निवेदन करना चाहूंगा कि AJL के अंदर लगभग 700 लोग हैं, वो उसके स्टेक होल्डर्स हैं, उसके शेयर होल्डर्स हैं। अब बात आती है कि जो AJL कंपनी है, उस AJL कंपनी के बहुत सारे मुलाजिम थे, उसके बहुत सारा स्टाफ था, अखबार चल नहीं रहा था, अखबार प्रॉफिटेबिलिटी भी नहीं था, बिजली के बिल भी बहुत लंबे समय से नहीं पेमेंट हुआ था, लोगों की सैलरी पेमेंट नहीं हुई थी, PF नहीं हुआ था। और कांग्रेस पार्टी ने 2002 से 2011 तक लगभग 90 करोड़ रुपए AJL को दिए और AJL उससे भुगतान कर पाया, अपनी सैलरीज का भुगतान कर पाया, अलग अलग जो उनके पेंडिंग बिल्स थे उसका भुगतान कर पाया। और उसके बाद जिस तरह से रिकंस्ट्रक्शन होता है, जिस तरह से कंपनी का रिकंस्ट्रक्शन होता है, हर कंपनी का कोई ना कोई रिकंस्ट्रक्शन होता है जो डेट में होती है कंपनी, उस कंपनी के अंदर एक कंपनी, यंग इंडियन एक कंपनी बनाई गई, नॉन प्रॉफिट कंपनी बनाई गई। उस कंपनी का जो भी डायरेक्टर हैं उनको सैलरी नहीं मिलती है, उनको कोई आने जाने का भत्ता नहीं मिलता है, उनको कुछ उस कंपनी के अंदर सिर्फ खुद का लाभ नहीं हो सकता है। उस कंपनी ने AJL को लोन देकर उस कंपनी का जो भी डेट थे वो उनने उनकी पूर्ति करी। और हमारे उस कंपनी के अंदर, ये जो यंग इंडिया कंपनी के अंदर श्री मोतीलाल वोरा जी, सोनिया गांधी जी, ऑस्कर फर्नांडिस साहब और नॉन डायरेक्टर सैम पेट्रोजा जी, सुमन दुबे जी थे इसके अंदर। और 2 हमारे जो डायरेक्टर थे, जिसमें चाहे मोतीलाल जी वोरा हो और ऑस्कर फर्नांडिस जी हो, उनकी 2 वो स्वर्गवास हो गए। लेकिन उनके परिवार को भी उस कंपनी के अंदर वो डायरेक्टर भी नहीं रह सकते थे, उनको कोई लाभ नहीं हो सकता है। उनके देहांत होने के बाद भी उनके परिवार को कुछ नहीं मिलता है। ये नॉन प्रॉफिट कंपनी है, एक मुनाफा नहीं कमाती है। और आज भारतीय जनता पार्टी बात कर रही है कि 5,000 करोड़ रुपए का घोटाला हो गया। जब इनकम टैक्स खुद कह रही है कि 300-400 करोड़ की वो प्रॉपर्टी है, तो इनको 5,000 करोड़ कहां से याद आ गए? 11 साल हो गए मोदी सरकार को और 11 साल में कुछ नहीं करा। 2 बार हाई कोर्ट से और ED ने उसके ऊपर पूरी फाइल बंद कर दी, उनके ही राज के अंदर। लेकिन 11 साल में कुछ नहीं कर पाए। लेकिन जब इनको खतरा लगता है कि गांधी परिवार और कांग्रेस पार्टी इनको चुनौती देती है, लोकसभा में जनता की बात सामने रखती है, तो इनको ED याद आ जाती है और एक नया नैरेटिव बनाने की कोशिश करती है। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि ये जो पूरी जो इनने ED को एक हथियार के रूप में काम ले रहे हैं, इससे कांग्रेस पार्टी और देश की जनता और मजबूत हो रही है। हम डरते नहीं है किसी से, ये लड़ाई लड़ेंगे।
और ये लड़ाई जीतेंगे, क्योंकि देश की जनता हमारे साथ है। इसके साथ साथ ये भी एक हास्य का समय है कि चार्जशीट 1 साल के अंदर फाइल करनी पड़ती है, और चार्जशीट इनने जब 1 साल पूरा होने लगा था, 1 दिन बचा हुआ था, आखिरी दिन उन्होंने करी है 365 दिन। तो इसको पॉलिटिकल रूप से, राजनीतिक रूप से जिस तरह से इसको एक मुद्दा बनाया जा रहा है, इसका हम विरोध करते हैं। देश की जनता, देश का गरीब की लड़ाई कांग्रेस पार्टी, माननीय राहुल गांधी जी और तमाम हमारे नेता लड़ते रहे। धन्यवाद। इसके बारे में और कोई सवाल और पूछना चाहता हूँ? कोई साथी कोई सवाल? किसी साथी कोई सवाल? वैसे आपको ये सर्कुलेट कर रहे हैं सारा प्रेस नोट इंग्लिश और हिंदी डिटेल में प्रेस नोट है, जिसमें सारे आंकड़े दिए हुए हैं। मैंने आपको सिर्फ उसका एक अंश आपके सामने रखा है। डिटेल में हम आपको प्रेस नोट हम दे रहे हैं, जिसमें सारे आंकड़े हैं, सारे नियम बने हुए हैं। मेल भी कर दिया आप लोगों को, कर देंगे मतलब, और लाइव भी है, लाइव लिंक भी दे दिया। और सब बीजेपी सरकार के मंत्री कहते हैं कि 5000 के करीब शेयर होल्डर थे, और अब भी पिछले दिनों एक जब यूनियन बनाई तो उसमें भी 1057 के करीब शेयर होल्डर थे, और सभी शेयर होल्डरों को जो है विश्वास में ना लेते हुए सरकार ये कंपनी दूसरी कंपनी में ट्रांसफर करी। तो इसमें आप कह रहे हैं 700 शेयर होल्डर है, वो 5000 या 1000 समथिंग कह रहे हैं। देखिए, ये सारी चीज रिकॉर्ड की बात है। ये रिकॉर्ड आप इंटरनेट पर जाएंगे, कंपनी का रिकॉर्ड खोलेंगे तो अपने आप वो बात सामने आ जाएगी। नंबर 1। नंबर 2, जो दूसरी कंपनी बनाई गई उसने उस कंपनी को नहीं लिया है। आप देखिए कि AJL जो कंपनी है 1933 में बनी थी, उसके ऊपर बहुत बड़ा एक कर्जा आ गया था, क्योंकि अखबार चल नहीं रहा था उस समय पर। और वो कर्जा आने के बाद दूसरी कंपनी बनाई गई कि वो कर्जा उनको, जो वहाँ के एम्प्लॉय हैं, जो वहाँ के हमदार हैं, उनको कर्जा वापस, उनको जो पैसा है उनको हम वापस दें, इसलिए बनाई गई। इसलिए यंग इंडियन, ये मैं आपको रिकॉर्ड पर बोल रहा हूँ, यंग इंडियन AJL को कोई खरीदा नहीं है। उनका सिर्फ जो कर्जा था उस कर्जे को पूर्ति करी है उसने, उनका कोई उसके ऊपर राइट नहीं है। और नॉन प्रॉफिट कंपनी है, जिसमें कोई भी, जितने भी मेंबर हैं, 700 शेयर होल्डर्स है, एक को उसके अंदर कोई फायदा नहीं हो सकता है, एक को अपने परिवार को फायदा नहीं हो सकता है, जीते जी नहीं हो सकता है, मरने के बाद नहीं हो सकता है किसी को फायदा। सभी शेयर होल्डर्स की सहमति थी, मतलब जब दूसरी कंपनी में ट्रांसफर किया गया। देखिए, नंबर 1, दूसरी कंपनी में कोई ट्रांसफर नहीं हुआ है। कोई भी चीज, आज मैं रिकॉर्ड पर बोल रहा हूं कि कोई भी जो कंपनी के एसेट्स हैं, वो कोई भी एसेट, कोई भी बिल्डिंग, कोई भी जमीन किसी को ट्रांसफर नहीं हुई है। किसी का लेन देन का एक नया पैसा किसी को ना तो लिया है और ना दिया है। ये जो भी बात भारतीय जनता पार्टी के नेता कर रहे हैं, ये झूठ कर रहे हैं, भ्रमित करने के लिए कर रहे हैं। और मैं आपसे आह्वान करना चाहूंगा हमारे सभी काबिले प्रेस के साथियों से कि जो भी रिकॉर्ड है, ये सारा का सारा रिकॉर्ड इंटरनेट पर मिल सकता है, कंपनी के वेबसाइट पर मिल सकता है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी पर मिल सकता है, उसका आप अध्ययन जरूर कर लें। प्रेस नोट भी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, आप देख लो। देखिए, शेयर होल्डर जो हैं AJL के, वो जो शेयर होल्डर थे उन्होंने रेजोल्यूशन पास करा है कि जो भी डेट है, जैसे आप देखिए, मैं आपको उदाहरण के रूप में लेना चाहूंगा कि आपको मालूम है कि येस बैंक एक बहुत बड़ी बैंक थी, उसके ऊपर बहुत सारा कर्जा हो गया था, लोगों को पैसा नहीं दे पाएंगे, SBN ने उसको ले लिया, रामदेव जी ने एक और कंपनी को ले लिया। ऐसे तो बहुत सारी कंपनीज हैं, रिस्ट्रक्चरिंग करती हैं, लेकिन इस जो रिस्ट्रक्चरिंग हुआ है, इसमें कोई लाभ किसी को नहीं हुआ है। लाभ इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि ये नॉन प्रॉफिट की कंपनी बनी हुई है। शेयर होल्डर को कुछ मिल ही नहीं रहा है उससे, तो उसको लाभ नहीं हो रहा। वो तो आपका जो कर्जा है वो कर्जा दे रही है। और क्यों दे रही है, ये भी मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे संविधान के अंदर लिखा हुआ है कि सेक्शन 25 के अंदर कि जो हमारी आजादी की धरोहर है उसको हमें प्रोटेक्ट करना है, उसको हमें बचाना है।
और जो नेशनल हेराल्ड है या हमारे तीनों अखबार हैं, वो इस देश के स्वतंत्रता संग्राम के अंदर उनका एक बहुत अहम हिस्सा रहा है। तो वो एक हमारी धरोहर है, इसलिए हम उसको बचा रहे हैं। थैंक यू। सभी साथी चाय पानी ले लेगा। कार रखी चाय आपने? बाद में। अच्छा।